हेलो डियर। कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करता हूँ बीते पर्व होली और फगुआ को आपने बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा, बहुत सारे इन्जॉय किए होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का ही पार्ट है। ये सारी चीज़ें भी पैरेलल चलती ही रहती है, अदरवाइज़ लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तो चीज़ें बीत गई। तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो एकदम बढ़िया सा माहौल बना के और साथ में पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। आज के बाद हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो आज से हम मैथ्स को शुरू करते हैं, 10th क्लास के मैथ्स शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसमें त्रिकोणमिति को दिया गया है। आज से हम त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे। अब देखो यार, ये त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है कि बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और कुछ लोगों को ये आसान भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। और बात सीधी सी है कि जिसको समझ में आएगा उसको आसान लगेगा और जिसको समझ नहीं लग आएगा उसके लिए बहुत कठिन है। तो देखो, ये कठिन लगने का सबसे मेन वजह ये है, इसके कई सारे वजह हैं। सबसे पहली बात है कि त्रिकोणमिति को 10th क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया है, यानी कि त्रिकोणमिति 10th से पहले पढ़ने को हमें नहीं मिलता है। हाँ, अगर 10th क्लास के बाद अगर आप मैथ पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति जरूर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो चूँकि हमें पहली बार ये चीज़ पढ़ने के लिए मिलता है, तो अगर समझाने वाला इंसान अच्छा है, चीज़ें समझ में आती है तो इंटरेस्टिंग लगती है, अदरवाइज़ ये बहुत ही बोरिंग लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूला को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, मेंटली याद रखना पड़ता है हमें। और मान लो फार्मूला भी हम याद कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ही फार्मूला को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे यदि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक ही फार्मूला को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक ही फार्मूला को कई फॉर्म में याद करना पड़ता है हमें। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चा कैसे भी रट के फार्मूला याद भी कर लेता है, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे याद करके और कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, ये सबसे बड़ी चैलेंज हो जाता है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे। हम एक एक फार्मूला को समझेंगे, कौन फार्मूला कहाँ से आता है और कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा और वहाँ पे यूज होगा तो क्यों यूज होगा, इन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो यकीन मानिए, जिस दिन हम त्रिकोणमिति खत्म करेंगे उस दिन आप त्रिकोणमिति में मास्टर बन चुके होंगे। यकीन कीजिए, सच बोल रहा हूँ, आप मास्टर बन चुके होंगे। बशर्ते कंडीशन ये है कि मैं जैसे बोलूँ ना वैसे आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बेसिक चीज़ों को ही देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ को हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है ट्राई, दूसरा हो गया गोनिया और तीसरा है मेट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द क्या है, ये ट्राई, दूसरा क्या है, ये गोनो या गोनिया, और तीसरा शब्द होता है मेट्री या फिर मेट्रॉन। यानी कि त्रिकोणमिति शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। मैथ्स में कई बार आपने पढ़ा होगा, मोनो का मतलब होता है 1, या फिर केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5। तो इस प्रकार ट्राई का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। और गुनिया का मतलब क्या होता है, गुनिया का मतलब होता है कोण, गुनिया का मतलब होता है कोण या फिर भुजा, ठीक है। तो गुनिया का मतलब क्या हुआ, कोण या भुजा। और अगला है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर करना, या हिंदी में बोलेंगे मापना, मापना, नापना, मेजर करना। मेट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मापना, मेजर करना, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, 3 कोणों का माप या 3 भुजाओं का माप। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ से आपको पता चल चुका होगा कि त्रिकोणमिति में बेसिकली हम पढ़ने वाले किस चीज़ को हैं। तो त्रिकोणमिति में 3 भुजा या 3 कोण किस चीज़ में होता है, आपको आइडिया लग चुका होगा। 3 भुजा या 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का आता है। वैसे तो त्रिभुजों के बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, चूँकि यहाँ पे त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है तो यहाँ पे त्रिभुजों की बेसिक चीज़ों को भी हम समझते चलते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो बताओ कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए, साथ ही साथ वो बंद आकृति होना चाहिए, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो, मान लो ये 1 भुजा हो गया, ये 2 भुजा हो गया, और यहाँ पे ऐसे 3 भुजा हो गया। 3 भुजा तो हो गया, बट क्या इसको आप त्रिभुज बोलोगे क्या, इसको हम त्रिभुज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 3 भुजाएं तो हैं बट ये ऊपर से ये खुला है, तीनों तरफ से बंद होना चाहिए, तभी उसको त्रिभुज बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 भुजा है, ये दूसरा भुजा हो गया,
और ये तीसरा भुजा हो गया। ये देखो 3 भुजाएं हैं और तीनों तरफ से क्या है, ये बंद है। तो इस प्रकार बने हुए आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। अब देखो देखने वाली बात ये है कि यदि यहाँ पे 3 भुजाएं हैं तो 3 ही कोण है। यहाँ पे एक कोण और ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण हो गया, ठीक है। चाहे आप कितनी भुजाओं वाला आकृति बना दो, उसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतना ही कोण होता है। चलो एक मैं चतुर्भुज बना देता हूँ। चतुर्भुज बना दिया तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, एक और यहाँ पे 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसमें 4 भुजाएं हैं तो देखो यहाँ कोण भी 4 ही है, एक यहाँ ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 4 भुजाएं हैं तो 4 ही कोण है। देखो मैं 5 भुजा वाला आकृति आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये 5 भुजा वाला आकृति अगर हमने बना दिया तो देखो इसमें कोण भी 5 ही मिलेगा आपको। यहाँ पे एक कोण हो गया 1, यहाँ पे ये है 2 और यहाँ पे हो गया 3 और ये एक है 4 और यहाँ पे एक है 5। यानी कि कोई भी आकृति हो उसमें जितनी भुजाएं होती है उतना ही कोण होता है। यानी कि भुजाओं की संख्या कोणों की संख्या के बराबर होता है। अच्छा एक बात और बताओ, बंद आकृति, बंद आकृति नाम का एक शब्द आया है यहाँ पे। तो अगर आपको बंद आकृति बनानी है तो कम से कम कितनी भुजाओं की जरूरत होगी, सोचो। क्या आप एक भुजा से कोई बंद आकृति बना सकते हो? क्या एक भुजा से हम कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते हैं। अच्छा 2 भुजा से, एक यहाँ पे भुजा हो गया, एक यहाँ पे भुजा हो गया। बताओ 2 भुजा से बंद आकृति बना क्या? नहीं बन पाया। देखो 3 भुजा अगर हो, एक भुजा यहाँ पे हो गया, एक भुजा यहाँ पे हो गया और एक भुजा ये वाला हो गया, तो देखो 3 भुजा से बंद आकृति बन गया। यानी कि अगर हमें बंद आकृति बनाना है तो कम से कम 3 भुजाओं का होना जरूरी है। यानी कि त्रिभुज जो होता है सबसे कम 3 भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति है। यानी कि 3 से कम भुजा हो तो हम बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो त्रिभुज के बारे में और कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम त्रिभुजों के प्रकार को समझते हैं कि त्रिभुज आखिर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो त्रिभुजों को बेसिकली हम 2 आधार पर बांटते हैं। सबसे पहला हो गया भुजा के आधार पे, ठीक है। त्रिभुजों को भुजा के आधार पर बांटते हैं और दूसरा कोण के आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 तरीके से हम बांटते हैं। सबसे पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। देखो इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। सम मतलब क्या होता है, बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलोगे, समबाहु त्रिभुज बोलोगे। ये देखो एक ऐसा त्रिभुज है, ये भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा भुजा हो गया। देखो इसमें क्या होगा, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इस प्रकार बने त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखो समद्वि बाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है क्या, बराबर, द्वि मतलब होता है 2 और ये बाहु मतलब होता है भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखो इसमें ये और ये 2 भुजा बराबर है बट ये भुजा अलग लंबाई की है तो इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, विषम मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार का, डिफरेंट, ठीक है। और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो, ठीक है, तो वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। देखो ये अलग लंबाई की है, ये भुजा अलग लंबाई की है और ये भुजा अलग लंबाई की है। यानी कि इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। तो इस प्रकार बने त्रिभुज को क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये तो हुआ भुजा के आधार पे। अब हम देखते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज को कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो देखो कोण के आधार पे भी हम त्रिभुजों को 3 तरीके से बांट सकते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को 3 तरीके से बांटा जा सकता है। सबसे पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो 3 भुजाएं हैं तो 3 ही कोण बनना है, यहाँ पे 3 ही कोण बनेगा और ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो इस प्रकार बने त्रिभुज को क्या बोलोगे, न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो इस प्रकार बने त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। देखो हमेशा हम 90 डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से अगर सभी कोण छोटे हैं तो इनको न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो इनको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और एक कोण यदि 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो इस प्रकार बने त्रिभुज को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। इस प्रकार त्रिभुजों को हमने पहला कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे बांट लिया। तो यहाँ तक हम त्रिभुज के तीनों टाइप्स को समझ चुके हैं कि त्रिभुज को कोण के आधार पर कैसे बांट सकते हैं और त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। हमने ये भी देखा कि चाहे कितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो उसमें जितना भुजा होती है उतना ही कोण होता है, ठीक है। अब कोण 2 तरीके का हो सकता है, या तो अंतःकोण हो सकता है या फिर बाह्यकोण हो सकता है, ठीक है। अगर
कोण अगर दिए गए आकृति के अंदर बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये त्रिभुज जो दिया हुआ है इसमें ये कोण अंदर की ओर बन रहा है, दी गई आकृति के अंदर बन रहा है, तो इस प्रकार बने कोण को क्या बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे। तीन को भुजा है तो तीन ही अंतःकोण बनेगा, तीन ही बाह्य कोण बनेगा। अब तीनों अंतःकोणों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो, यदि उसके सभी अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो सब कितना डिग्री होगा, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो बाह्य कोण क्या होता है, हम दी गई आकृति के प्रत्येक भुजाओं को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जैसे देखो, इस भुजा को आगे की ओर हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो इसी के सापेक्ष में हम क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं, सभी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं आगे की ओर। इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको इधर की ओर बढ़ा दिया और इसको इधर की ओर बढ़ा दिया। इस प्रकार सभी भुजाओं को हम आगे की ओर बढ़ा दिए तो आकृति के बाहर में यहाँ पे तीन कोण बन रहा है। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तीन भुजा है तो तीन ही अंतःकोण बनेगा, तीन ही बाह्य कोण बनेगा, बट बाह्य कोण आकृति के बाहर बन रहा है इसलिए बाह्य कोण बोल रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग यानी कि तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हमें जानने की जरूरत थी, बेसिक चीज़ों को हम यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज के सभी प्रकार को समझ चुके हैं। बट अब ये बात है कि त्रिकोणमिति में क्या हम सभी त्रिभुजों के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम सभी त्रिभुजों के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। बेसिकली त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, इनकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आगे की ओर हम कंटिन्यू करते हैं। अब चूंकि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के कुछ और प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है इसका, वो है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच में कुछ संबंध को बताया था, उसी संबंध को ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इनमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज है तो एक क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो एक लंब होता है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं में एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो इस प्रकार लंब, आधार और कर्ण, अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस प्रकार परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में संबंध स्थापित करने वाले प्रमेय या फार्मूला को ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने एक संबंध दिया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब देखो इसका क्या यूज होगा यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसका क्या यूज होगा, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, एक कर्ण है, दूसरा क्या है लंब है, और तीसरा क्या है आधार है। इस प्रकार 3 यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, 3 में से किसी एक का मान दिया रहेगा, किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, और हम क्या करेंगे, अब देखो चूंकि हमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज की कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे काम आने वाली है। सबसे पहले क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार में संबंध स्थापित करने के लिए एक फार्मूला को दिए थे, इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है, समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं होती है, उनमें एक को लंब बोलते हैं, दूसरे को आधार बोलते हैं। अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बीच में संबंध स्थापित करने वाले फार्मूला को, प्रमेय को ही पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इस फार्मूला में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। सबसे पहले क्या है, कर्ण है, दूसरा यहाँ पे लंब है, और तीसरा क्या है, आधार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ के लिए, इसका बहुत बार यूज होगा। इसका हम कैसे यूज करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 में से किसी 2 का वैल्यू हमें दिया रहेगा। ठीक है, किसी 2 का वैल्यू दिया रहेगा, और हम इस फार्मूला में 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, और इस प्रकार तीसरे का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसको अंग्रेजी में बोले तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है, और तीसरा कर्ण होता है। बट ये पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों भुजाओं में हम किसको लंब बोलें, किसको आधार बोलें, और किसको हम कर्ण बोलें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के संदर्भ में उनकी भुजाओं की पहचान एवं नाम कैसे करें, इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। खुद को थोड़ा सा हम यहाँ पे हाइड कर लें। तो देखो कर्ण क्या होता है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वही कर्ण कहलाता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, और वो कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है,
अब आते हैं लंब पे। लंब किसको बोलेंगे? तो कोण के सामने वाली भुजा, कोण थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, ए बी सी, कुछ भी कोण हो, कोण के सामने वाली भुजा को ही हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक है। आधार क्या होता है? कोण की संलग्न भुजा है, वैसी भुजा जो कोण से लगी हुई है, कोण से जुड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम आधार बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे सामने में जो ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कर्ण कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने भुजा कौन आ रही है? 90 डिग्री के ठीक अपोजिट भुजा कौन सी आ रही है? AC। तो यहाँ पे कर्ण का काम कौन करेगा? बताओ। AC यहाँ पे कर्ण है। AC तो फिक्स है, AC फिक्स है, यानी कर्ण हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री तो एक ही होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण फिक्स होता है, बट लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। लंब किसको बोलेंगे? कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, यानी कि थीटा के सापेक्ष अगर कोण लेंगे हम, कोण थीटा के बारे में हम बताना चाहेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा के बारे में बताना चाहेंगे, तो वो लंब कहलाएगा। यानी थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो AB है, ये लंब का काम करेगा। ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा। अब बताओ, एक तो कर्ण फिक्स हो गया 90 डिग्री के सामने, और दूसरा AB जो है ये भी फिक्स हो गया, लंब हो गया। तो ये जो BC बच रहा है, इसे वो क्या बोलेंगे? इसको आधार बोलेंगे। अरे भाई 3 गो भुजाएं हैं, ठीक है, जिसमें से 2 का नामकरण हम कर ही चुके हैं, तो एक ठो बचा है, वही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। या फिर इसको यूँ बोलें कि जिस कोण को हम बताना चाहते हैं, कोण थीटा के बारे में बताना चाहते हैं हम, तो कोण थीटा से कौन लगा हुआ है? एक तो हाइपोटेन्यूज लगा हुआ है, कर्ण लगा हुआ है, तो कर्ण तो फिक्स हो चुका है, और उससे कौन सी भुजा लगा हुआ है? BC लगा हुआ है, यानी कि ये संलग्न भुजा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है। पता नहीं आप समझे हो कि नहीं समझे हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं भी समझे हो ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोण की भुजाओं की पहचान करना। तो हम इसके लिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो अब हम समकोण त्रिभुज के संदर्भ में उसकी भुजाओं की पहचान करते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन लंब का काम करेगा, कौन आधार का काम करेगा, और कौन कर्ण का काम करेगा। क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें बताना पड़ेगा कि लंब कौन सा है, और आधार कौन सा है, और कर्ण कौन सा है। ठीक है। तो दिया गया त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज में हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे C पे समकोण बन रहा है, C पे समकोण बन रहा है, यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमने आपको क्या बताया है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होगी, वही क्या कहलाया? वो कर्ण का काम करेगा। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या करेगा? कर्ण का काम करेगा। और ये कर्ण जो होता है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? AB है, AB है, तो AB क्या करेगा? कर्ण का काम करेगा। ठीक है। AB तो कर्ण हो गया, AB कर्ण हो गया, और ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ये फिक्स हो गया। यानी कर्ण जो होता है ना, वो फिक्स होता है, बट लंब और आधार बदलते रहता है। यानी कि समकोण बनाने वाली भुजा जो है, समकोण बनाने वाली यहाँ भुजा कौन सा है? ये AC और ये BC। AC और BC मिलकर क्या बना रहा है? समकोण का निर्माण कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। ठीक है। तो हम कोण के अनुसार लंब और आधार को कैसे डिसाइड करें, ये हम देखते हैं। तो लंब कौन सी होती है? जिस कोण के सापेक्ष हमें बताना है। यहाँ पे कोण A के लिए हमें बताना है, कोण A के लिए कर्ण बताना था, लंब बताना था, और आधार बताना था। तो कर्ण तो फिक्स हो गया। लंब कौन सा होता है? कोण के ठीक सामने वाली भुजा, कोण A के सापेक्ष बताना है, तो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा को ही हम क्या बोलते हैं? ये लंब बोलते हैं। तो कोण A के ठीक सामने कौन सी भुजा आ रही है? बताओ। BC आ रही है, तो BC को हम क्या बोल देंगे? ये लंब बोल देंगे। ठीक है। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब देखो, 2 ठो भुजा हमने बता दिया, AB को हमने क्या बोल दिया? कर्ण बोल दिया, BC को हमने लंब बोल दिया, तो एक ठो बच रहा है, यही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी AC को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। या फिर हमने आपको क्या बताया था कि कोण से जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं। सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और जो कोण से लगा हुआ है, जो संलग्न है, उसको आधार बोलते हैं। ठीक है। तो इस कोण से कोण A बनाने वाली कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक तो AB हो गया, एक तो AC हो गया। 2 भुजा से मिलकर ये कोण बन रहा है। AB तो कर्ण ही है, तो बताओ AC फिर क्या हो जाएगा? इसी को संलग्न भुजा बोलेंगे, और AC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की पहचान इजीली कर सकते हैं। अब देखो, इसी त्रिभुज में हमें कोण B के सापेक्ष बताना है। कोण B के लिए कर्ण बताना है, लंब बताना है, और आधार बताना है। तो कर्ण तो फिक्स है यार, कर्ण तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री बनता है। तो बताओ, कोण C 90 डिग्री है, और C के सामने कौन सी भुजा है? AB भुजा है, तो AB क्या हो जाएगा? AB यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, किस कोण के सापेक्ष हमें बताना है? कोण B के सापेक्ष बताना है। तो अब हमें कोण B को ध्यान में रखना है। ठीक है। हमें कोण B को अब ध्यान में रखना है। ये कोण B के बारे में देखना है सिर्फ। कोण B के ठीक सामने कौन सी आ रहा है? कोण B के ये ठीक सामने कौन सी भुजा आ रहा है? AC आ रहा है। तो कोण B के लिए AC क्या करेगा? ये लंब का काम करेगा। ठीक है। और इसके लिए ये जो इससे लगा हुआ है BC क्या काम करेगा? ये आधार का काम करेगा। ठीक है। इस प्रकार लंब, कर्ण और आधार की पहचान आप इजीली कर सकते हो। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। समकोण यहाँ पे कहाँ बन रहा है? यहाँ कोण Q पे समकोण बन रहा है। कोण Q पे यहाँ पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले कर्ण कौन सा हो जाएगा? कोण Q के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, यानी कि PR क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। PR को आप क्या बोल दोगे? ये कर्ण बोल दोगे। अब देखो,
पी आर कर्ण हो जाएगा। अब कोण पी के लिए बताना है लंब और कोण पी के लिए बताना है आधार। तो पी के लिए बताना है ना, तो सिर्फ पी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। पी के ठीक सामने कौन सा आ रहा है, कोण पी के ठीक सामने कौन सा आ रहा है, क्यू आर आ रहा है। तो क्यू आर को आप क्या बोलोगे, लंब बोलोगे। क्यू आर को आप क्या बोलोगे, लंब बोलोगे। और फिर आधार कौन सा हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू को क्या बोल देंगे, ये आधार बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, अब कोण आर के लिए बताना है, कोण आर के लिए लंब कर्ण और आधार बताना है। तो यार 90 डिग्री के सामने वाले को तो कर्ण बोलते हैं, वो तो फिक्स ही है। तो बताओ पी आर को क्या बोलेंगे, पी आर को कर्ण बोलेंगे, ठीक है। लंब किसको बोलते हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो कोण आर के सामने कौन सा आ रहा है, कोण आर है। कोण आर के सामने कौन सा आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है। तो यहाँ पी क्यू को क्या बोलेंगे, लंब बोले, पी क्यू को लंब बोलेंगे। फिर आधार किसको बोलेंगे, तो ये कोण से जो लगा हुआ है, कोण आर के बारे में बताना है। तो कोण आर से ये कौन लगा हुआ है, कोण आर से ये कौन सा भुजा लगा हुआ है, क्यू आर लगा हुआ है। संलग्न भुजा क्यू आर को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। बताओ 3 भुजाएं होती है, जब आप कर्ण और लंब को फिक्सिंग कर चुके तो एक तो जो भुजा लगा हुआ है उसी को तो आधार बोलोगे ना। चलो ठीक है, और कुछ देखते हैं। अब देखो एक और त्रिभुज हमें दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है। तो अब बताओ यहाँ पे समकोण कहाँ बन रहा है, कोण बी पे समकोण बन रहा है, कोण यहाँ बी पे समकोण बन रहा है। तो समकोण के ठीक सामने कौन सा आ रहा है, समकोण के ठीक सामने बताओ कौन सा आ रहा है, समकोण के ठीक सामने एसी आ रहा है। तो एसी तो कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। बताओ इसमें भी कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण तो एसी ही होगा। 90 डिग्री के सामने वाले को ही कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, बताओ एसी कर्ण हो गया। अब लंब और आधार बदलते रहता है, कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है। जिस कोण के सापेक्ष हमें बताना है, देखो कोण ए के सापेक्ष सपोज हमें बताना है, कोण ए के सापेक्ष हमें लंब बताना है और आधार बताना है। तो कोण ए के सापेक्ष बताना है ना, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और कोण ए से जो लगा हुआ है उसको क्या बोलोगे, आधार बोलोगे। तो कोण ए के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, बीसी। बीसी को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। कोण ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, बीसी। और कोण ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, तो बताओ ए बी। कोण ए से कौन लगा हुआ है, ए बी लगा हुआ है। तो ए बी को क्या बोलोगे, आधार बोलोगे, ठीक है। इस प्रकार कोण ए के लिए लंब कोण और आधार हम बता दिए। अब देखो कोण सी के लिए बताना है, कोण सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कोण सी के लिए लंब कोण और आधार बताना है। तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण नहीं बदलता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हो, इससे कर्ण हो जाएगा। और लंब और आधार बताना है, कोण सी के लिए लंब बताना है। तो कोण सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो कोण सी के ठीक सामने कौन सा आ रहा है, बताओ कोण सी के ठीक सामने कौन सा आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो कोण सी के लिए ए बी क्या काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ठीक है। कोण सी के लिए ए बी लंब का काम करेगा। और कोण सी से और कौन लगा हुआ है, ये तो कर्ण ही है, तो एक और कौन लगा हुआ है, ये बीसी लगा हुआ है। तो बीसी को क्या बोल दोगे, ये आधार बोल दोगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और जिस कोण के लिए बताना है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और उस कोण से जो लगा हुआ है उसको आधार बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज में बताओ एक्स वाई जेड एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ वाई पे समकोण बन रहा है, वाई पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले कर्ण बता दो, कोण वाई के सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे। तो इसके सामने कौन सा आ रहा है, एक्स जेड आ रहा है। तो एक्स जेड को क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। एक्स जेड भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसमें भी कर्ण कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड ही हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो नहीं बदलता है ना। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लेकिन लंब और आधार बदल जाता है, कोण के अनुसार बदल जाता है, ठीक है। अब किस कोण के लिए हमें लंब और आधार बताना है, तो देखो कोण एक्स के लिए कोण एक्स के लिए लंब बताना है और आधार बताना है। तो कोण एक्स यहाँ पे है, देखो कोण एक्स यहाँ पे है। तो कोण एक्स के लिए लंब बताना है, तो लंब बताना है तो इसके ठीक सामने जाओ। इसके ठीक सामने कौन सी भुजा आएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा, वाई जेड। यानी कि वाई जेड क्या काम करेगा, वाई जेड लंब का काम करेगा, ठीक है। वाई जेड लंब का काम करेगा। और इससे एक तो कौन भुजा लगा हुआ है, ये तो कर्ण ही है। तो इससे और एक तो कौन लगा हुआ है, बताओ यही तो लगा हुआ है ना, एक्स वाई लगा हुआ है। तो एक्स वाई को क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा बोलेंगे। और ये क्या कार्य करेगा, ये आधार का काम करेगा, ठीक है। अब बताओ कोण जेड के लिए बताना है, कोण जेड कहाँ पे है, कोण जेड यहाँ पे है। इस कोण जेड के लिए लंब और आधार बताना है। तो इस कोण जेड के सामने कौन सी भुजा है, बताओ सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। तो कोण जेड के सामने कौन सा आ रहा है, ये एक्स वाई आ रहा है। तो एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, एक्स वाई को लंब बोलेंगे। और इस कोण जेड से एक तो भुजा कौन लगा हुआ है, बताओ कौन सा लगा हुआ है, तो ये वाई जेड लगा हुआ है। तो वाई जेड को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। लेकिन समकोण बनाने वाली जो 2 भुजाएं होती हैं उनमें से कोई एक लंब होता है, कोई एक आधार होता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम कोण के अनुसार डिसाइड करेंगे। जिस एंगल के लिए बताना है, जिस कोण के लिए हमें लंब और आधार बताना है, उस कोण के सामने वाली भुजा को तो लंब बोल देंगे, और उस कोण से जो लगा हुआ है संलग्न भुजा कहलाएगा और उसको आधार बोलेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे सभी त्रिभुजों के बारे में समझा, समकोण त्रिभुजों के बारे में समझा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को समझा, समकोण त्रिभुज में भुजाओं की पहचान कैसे करें, इस चीज़ों को हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, आगे की चीज़ों को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे।
और बाकी की चीज़ों को कल देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या कर सकते हो, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। कैसे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे की चीज़ों के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।